हेलो एवरीवन, आई एम सपना इन फ्रंट ऑफ यू। 65th बीपीएससी में मैं सिलेक्ट हुई हूँ डीएसपी के पद पर। मेरी स्कूलिंग सन जोसेफ स्कूल इस्लामपुर नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हुई है। आई हैव कंप्लीटेड माई बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम MIT मुजफ्फरपुर बिहार। उसके बाद CSIR JRF में मेरा 24 रैंक ऑल इंडिया है और करेंटली आई एम परसुइंग PhD फ्रॉम IIT पटना। अभी मैं आपके सामने बीपीएससी से संबंधित प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू तीनों की जानकारी यहाँ पे दूंगी। ये मेरा चौथा प्रयास था 65th बीपीएससी में और 66th बीपीएससी भी मैंने अटेम्प्ट किया है। उसका मेन भी मैं दे रखी हूँ और टोटल अगर आप देखें इस प्रकार से तो मैं 5 बार दी हूँ प्रीलिम्स और मेरी हर बार सिलेक्शन हुई है। मैं मेन में चूँकि मैं PhD भी कर रही हूँ तो मेरे पास नोट्स बनाने का या ज़्यादा फोकस करने का टाइम नहीं होता था, तो मेन में पहला बार मेरा चयन हुआ था 65th बीपीएससी में और अभी मैं फाइनली क्वालिफाइड हूँ एज अ DSP। सो लेट्स स्टार्ट प्रीलिम्स, मेन एंड इंटरव्यू स्ट्रैटेजी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स, और इन सब चीज़ के लिए मैंने कोई कोचिंग का सहारा नहीं लिया है। क्लासेस के लिए और मॉक टेस्ट सीरीज मेन के लिए मैं ज्वाइन की थी कोचिंग और इंटरव्यू के लिए भी मैंने मॉक इंटरव्यू दिया है पर्टिकुलर कोचिंग से ज्वाइन करके। तो अब प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 67th बीपीएससी अभी आने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली वो उसी डेट पे होगा। सो ये माइंड में रखना बिल्कुल नहीं है कि एक्सटेंड होगा और आगे कर लेंगे, अच्छे से उसके लिए फोकस करना है। कैसे करना है, अगर मैं उसके सोर्सेज की बात करूं तो कुछ सोर्सेज में आपको ऑनलाइन सोर्सेज होंगे, कुछ बुक के सोर्सेज होंगे। सो आई एम गोइंग टू गिव यू पर्टिकुलर ब्रेकअप सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें 30 और मोर क्वेश्चन आता है। ये बिल्कुल ही एनालाइज्ड पैटर्न है जो मैं अभी बता रही हूँ। दैट 30 और मोर क्वेश्चन इंक्लूड एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑल। साइंस की अगर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों है। मोस्टली आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे फोकस करना है और किसी साल तो ऐसा भी हुआ कि कंप्लीट केमिस्ट्री से 19 आ गए। तो टोटल आपको साइंस में भी ना 20 और मोर क्वेश्चन आना है। आपको क्या करना है कि लूसेंट से पूरे के पूरे साइंस को बिल्कुल मगअप कर जाना है। जैसे मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी खास करके, तो केमिस्ट्री का जो अलॉयज जैसे होते हैं, कौन से अलॉय किससे बना है, बिल्कुल कॉमन है ये सब चीज़। तो आपको इतनी बार पढ़ना है ना कि उसके फॉर्मूले, कौन से मेटल से कौन सा बना है, ये सब चीज़ बिल्कुल अच्छे से मगअप करना और फिजिक्स को भी एक लुक देना है, तीनों को देखना है एंड यू कैन गिव मोर फोकस टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हिस्ट्री के लिए भी मैंने लूसेंट को फॉलो किया है, बट अपार्ट फ्रॉम लूसेंट आई हैव ऑल्सो फॉलोड मोहम्मद तारिक। क्रोनोलॉजी उसके अपेंडिसेस में दिए हुए बहुत अच्छे हैं और बुक भी मैंने कंप्लीट पढ़ा है। थोड़ा कभी मैंने स्पेक्ट्रम का भी हेल्प लिया है। प्रीलिम्स के लिए जनरली मैं ज़्यादा स्पेक्ट्रम को फोकस नहीं की हूँ। मैंने मोहम्मद तारिक एंड लूसेंट फॉर हिस्ट्री एंड फॉर साइंस एज आई हैव टोल्ड इट्स लूसेंट ओनली एंड ओनली। ज्योग्राफी की बात करें तो 11th और 12th की NCERT आपको देखना है। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो मैं और भी चीज़ों को पढ़ी हूँ, बहुत सारे बुक्स। आपको उससे संबंधित नहीं पढ़ना है, आपको बस 11th 12th का दोनों NCERT मतलब टोटल 4 NCERT आपको पढ़ना है। नाउ कमिंग टू पॉलिटी, इट्स ओनली लक्ष्मीकांत फॉर प्रीलिम्स, मेन, इंटरव्यू, एवरीथिंग। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको कोई डीपली पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है फॉर BPSC आई एम टेलिंग। थोड़ा बेस नॉलेज तो आपको होना चाहिए। 9th 10th का NCERT आप एक बार देख सकते हैं। मेनली आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार बहुत अच्छे से देखना है, वो बहुत बल्कि है तो कंप्लीट आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है फॉर प्रीलिम्स स्पेशली। आपको उसका स्टार्टिंग के हर एक चैप्टर का, उसमें 12-13 चैप्टर होते हैं और उसके पहले भी इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में सभी चैप्टर का शॉर्ट में दिया होता है, तो आपको एटलीस्ट वो जो इंट्रोडक्शन है उसको कंप्लीट पढ़ना है और उसके बाद आपको खुद इंटरेस्ट आएगा और आपको सभी चैप्टर के स्टार्टिंग के फ्यू पेजेस तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि जैसे पूछ देता है ना, रोड डेंसिटी इन बिहार इज़
थर्ड हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट कितना है, वो चीज़ पूछ देगा। तो उससे संबंधित आपको जानना है। फिर कुछ भी हाल में कुछ योजनाएं, स्कीम्स आने वाले हैं, तो ये भी ना लिखा होता है इकोनॉमिक सर्वे में। जब आप इसको न्यूज़ में देखोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। तो आई हैव टोल्ड अबाउट हिस्ट्री एंड साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी. फॉर इकोनॉमिक्स यू हैव टू फॉलो इकोनॉमिक सर्वे. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज करेंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन. 30 के अप्रोक्स आते हैं. आप पिछले किसी साल भी देखो, खास करके अभी के 4-5 साल आपने देखा होगा. मैं उसको अटेम्प्ट भी की हूँ एंड ऑल्सो आई हैव क्वालिफाइड इन ऑल द 5. सो करेंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, आपको बिहार से संबंधित करंट अफेयर के लिए अलग से करना है और नेशनल इंटरनेशनल के लिए अलग से करना है, ठीक है. तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित आप या तो विज़न को या तो दृष्टि मैगज़ीन, दोनों में से कोई एक मैगज़ीन को आप फॉलो करो, वो अच्छा है. आप एक क्विक लुक दे दो. और बिहार के करंट अफेयर के लिए डीडी बिहार पे बहुत अच्छा उसका न्यूज़ है. आप डीडी बिहार का न्यूज़ को फॉलो करो रेगुलरली, हो सके तो उसको लिखिए. और हिंदी न्यूज़पेपर जो वहाँ का है, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, आप कोई एक को फॉलो करिए. अगर आप ये सब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं करंट अफेयर के लिए, तो उसमें आपको क्या करना है कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं ना जो प्रीवियस 1 ईयर के आपको करंट अफेयर दिए हैं फॉर बीपीएससी. यूट्यूब पे भरा हुआ है ऐसे मतलब इन्फॉर्मेशंस हैं. आपको बस इससे क्या करना है, उसमें थोड़ा देखिए कि कौन उसको क्रिस्पी वे में अच्छे से दे रहे हैं, और आपको उसको नोट डाउन कर लेना है एक बार सुन के. ऐसा नहीं कि आप उसको 4-5 टाइम्स सुनते रहोगे, वो प्रोडक्टिव नहीं होता है. एज़ पर माई एक्सपीरियंस आप उसको सुनिए, फिर लिखिए, फिर उसको रिवाइज करिए बार बार. तो ये टोटल आपका करंट अफेयर में हो गया. पूरे जो 30 के अप्रोक्स क्वेश्चन हो गए जैसा मैंने बताया. हिस्ट्री में मोर देन 30, साइंस का हो गया 20 के अप्रोक्स, ज्योग्राफी 12-13 तो होते ही होते हैं, पॉलिटी का भी वही है 12-13, एंड इकोनॉमिक सर्वे एंड बिहार रिलेटेड फैक्ट, उसके लिए आपको अरिहंत या क्रॉन की बुक बिहार के लिए अलग से आता है, वो लेना है और उसको बिल्कुल अच्छे से करना है. बिहार में कौन सा झील कहाँ है, जैसे कन्वर झील एक बार पूछ चुका है. फिर बिहार में अभी डॉल्फिन सेंचुरी से रिलेटेड न्यूज़ में है. तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ा सा जानना है. जैसे बहुत सारा होता है ग्रेटर एडजुटेंट से रिलेटेड फैक्ट्स, ये सब पूरे वर्ल्ड में बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. तो ये सब चीज़ें अगर आप न्यूज़ देखोगे ना तो बिल्कुल अच्छे से ये हो जाएगा. एंड 150 में आपको ये सब टोटल कर लोगे तो अप्रोक्स 110 आपको टारगेट करके चलना है, क्योंकि धीरे धीरे जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है. 66th बीपीएससी में यू हैव सीन बहुत हाई कट ऑफ गया था. कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि प्रीलिम्स गया है, पर बाद में उनका नहीं हुआ सिलेक्शन, जस्ट बिकॉज द कट ऑफ वॉज वेरी मच हाई. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 110, ताकि उसमें क्या होता है कि 4-5 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड भी होते हैं. तो आपको उन सब डिस्प्यूटेड क्वेश्चन के एस्पेक्ट में कुछ सोचना ही नहीं है. आप ऐसे चलो कि आप 10 नंबर का मार्जिन लेकर चलो, तब तो 99-100 तो पक्का आना ही आना है. सो यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दैट ओनली. एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर प्रीलिम्स. सो नाउ आई कैन स्टार्ट मेन. मेन के लिए 4 पेपर होते हैं जनरली. हिंदी जो कि बस क्वालिफाइंग होता है, यू हैव टू मीन्स मेक आउट ओनली 30 मार्क्स. तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए तो जनरली प्रॉब्लम होता नहीं है, वो लोग कर लेते हैं क्योंकि 30 नंबर लाने हैं आपको. अभी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है. वो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था इनफैक्ट हिंदी में, मैंने उसके लिए प्रिपेयर करा था. तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सही से देखना है. आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो 9th-10th का NCERT का हिंदी था, मैंने उसको फॉलो किया. मुझे उससे ज़्यादा का मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा. अगर जैसे मेरा कुछ लोगों का होता है इंक्लूडिंग मी, हर्षेकार, दीर्घकार, ये सब गलत हो जाता है जिनका इंग्लिश मीडियम हो उनका खास करके. तो मैंने व्याकरण पोर्शन को बहुत स्ट्रांग कर लिया. पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, संधि विच्छेद, समास, विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब आता है. आपको बिल्कुल अच्छे से करना है. मुहावरा, लोकोक्तियाँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप ये सब कर सकते हो. और दैट्स इट फॉर हिंदी. थोड़ा इसको अच्छे से करिए. जैसे समास, संधि, ये सब का जो परिभाषा है ना, ये भी 10 नंबर का आता है. कभी कभी तो 63rd या 64th कोई एक में 15 नंबर का भी आया है, राइट. तो आप ये सब कर लोगे, हो जाएगा. नाउ कमिंग टू जीएस पेपर. 2 जीएस पेपर होते हैं, GS 1, 2 एंड ऑप्शनल. टोटल 4 हुए. हिंदी, GS 1, GS 2, ऑप्शनल. ऑप्शनल का मैं आगे दूसरे लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन GS 1 एंड GS 2 1 by 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट GS 1, जनरल स्टडीज पेपर 1. इसमें 3 सेक्शन होते हैं.
फर्स्ट इज हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, सेक्शन 1 है। सेक्शन 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, और थर्ड इज द स्टैटिस्टिक्स। सो फर्स्ट वन अगर हम हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की बात करें, ये पूरे आपके मेन के प्रिपरेशन में आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे सकता है। यू कैन बिगिन विद दिस पोर्शन एक्चुअली। इसमें 18 एंड 19 मेन टॉपिक्स है। इफ़ यू प्रिपेयर दोज टॉपिक्स यू कैन क्लियर दिस सेक्शन एक्चुअली। तो इसमें क्या है, एक तो आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन होते हैं। आर्ट एंड कल्चर में मौर्य आर्ट, पाला आर्ट, पटना कलाम आर्ट, पिछले 5 साल का अगर आप देखो ना तो 2 बार मौर्य आर्ट आ चुका है, 2 बार पटना कलाम आ चुका है, 1 बार पाला आ चुका है। बट इट डजेंट मीन कि आप बस यही तीनों करो। बहुत पहले का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक बार ऑल पेंटिंग्स ऑफ बिहार भी पूछ चुका है। सो यू हैव टू मीन्स कीप इन योर माइंड कि बाकी को भी देखना है। जैसे मधुबनी पेंटिंग है, मंजूषा पेंटिंग है, और मधुबनी पेंटिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। मतलब मधुबनी पेंटिंग से संबंधित जैसे राजधानी ट्रेन में वो पूरा मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया था, पटना के रोड पे हर जगह सजाया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, और इनके कलाकार विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं। बिहार के ये मधुबनी पेंटिंग को पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम मिल रहा है। तो ये ऐसा हो सकता है कि अगले किसी ईयर में पूरे 38 मार्क्स का यही पूछ दे। तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस ऑल्सो। बाकी हिस्ट्री के टॉपिक्स की बात करें, एक टॉपिक हो गया आर्ट वाला सेक्शन जो अभी मैंने बताया, मौर्य, पाला, पटना कलाम मेनली एंड अदर्स ऑल्सो। सेकेंड है एक मीन्स जो 3 है ना, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट ऑल्सो, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी एंड नेहरू, राइट। सो महात्मा गांधी, नेहरू एंड टैगोर से तो क्वेश्चन आता ही आता है। ये तीनों आपको अच्छे से करना है। और इसके साथ में भी हाल में क्या हो रहा है, जैसे अभी आ गया था 66 में सुभाष चंद्र बोस एंड INA का क्वेश्चन, ठीक है। और उसके पहले JP नारायण एंड राम मनोहर लोहिया से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए क्योंकि ये सब न्यूज़ में है अभी, राइट। इस साल मीन्स एक बहुत बड़ा सेरेमनी हुआ था कोलकाता में, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे। सुभाष चंद्र बोस एंड INA इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे, तभी वो क्वेश्चन पूछा गया। और ऐसे भी अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां मनाया जा रहा है, तो आपको उससे संबंधित न्यूज़ जानना है। INA वॉज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, सो यू हैव टू नो दिस थिंग्स ऑल्सो। एक पोर्सन ये हो गया। दूसरा आपको जैसे संथाल रिवोल्ट हो गया, बिरसा रिवोल्ट हो गया, उनसे संबंधित आपको सारे फैक्ट्स अच्छे से देखना है। और हो सके तो इनमें आप क्या करना, जैसे अगर संथाल का क्वेश्चन पूछा, जो संथाल परगना आप एक्सप्लेन जब करोगे ना, आपको क्या करना है ना कि आपको बिहार मैप भी बना देना है। ये एटलीस्ट बिहार मैप तो आपको ड्रॉ करना ही करना है, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस। और उसमें आप बिहार मैप बना दो, और उसके थोड़ा नीचे के पोर्शन में जहाँ तक संथाल परगना आएगा, ऐसा नहीं कि बस बिहार वाले में आप इंडिकेट करो, पूरे इंडिया में जो मेनली बिहार झारखंड के क्षेत्र में संथाल परगना कार्वाट हुआ था, दैट यू हैव टू शो ऑन मैप ऑल्सो। यही आपका मार्क फेच करने का तरीका है। मैंने RTI से भी अपना आंसर शीट मंगवाया है, तो मार्किंग कितना देते हैं वो लोग, मुझे ये भी अच्छे से मैंने एनालाइज किया हुआ है, मैंने देखा है। सो आपको मार्क्स फेच करने के लिए ये सब पॉइंट्स ज़रूरी है। वेस्टर्न एजुकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्रोनोलॉजी को आप आंसर में मेंशन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम राइटिंग इन पैरा ओनली, आप उसकी क्रोनोलॉजी को मेंशन कर दीजिए। वेस्टर्न एजुकेशन देखिए पिछले 2-3 बार पूछ चुका है, बहुत मीन्स ज़्यादा ही हो रहा है। बस इसमें क्या डिफरेंट होते हैं, कभी ऐसा लिखा होता है कि वेस्टर्न एजुकेशन 1857 से 1947 तक, कभी लिखा होता है 1910 तक, तो वो टाइमलाइन का फ़र्क होता है, पर द क्वेश्चन इज सेम, राइट। सो अब क्विट इंडिया मूवमेंट सपोज आया, तो ऐसा नहीं कि आपको बस इंडिया लेवल का क्विट इंडिया मूवमेंट लिखना है। अगर नहीं भी पूछा है बिहार का पर्सपेक्टिव, फिर भी आपको बिहार का पर्सपेक्टिव यू हैव टू इंक्लूड, एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो क्रोनोलॉजी डालना है, जहाँ हो सके हिस्ट्री में मैप डालना है, मैप के अंदर आप इंक्लूड करिए पटना कलाम के आर्टिस्ट कहाँ से कहाँ गए थे, कब, वो सब कुछ आपको इंडिया मैप में इंक्लूड कर देना है। आप एरो बना के उसको शो कर दीजिए, दैट इज़। अभी दूसरा सेक्शन अगर हम GS पेपर 1 की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि 2-3 मुद्दे हैं मेनली। एक तो है कि नेबरिंग रिलेशंस कैसे हैं इंडिया का, उसमें नेबरिंग कंट्री का आप पढ़िए। देखिए पिछले कुछ साल में नेपाल भूटान का पूछ चुका है, फिर डोकलाम ईसो पूछ चुका है। और एक है कि नेबरिंग नहीं है, बट दैट मैटर्स वेरी मच फॉर इंडियाज़ इंटरनेशनल एरिना, राइट।
तो उसमें जैसे कि कुछ ग्लोबल एरिना पे चल रहा है मैटर, जिसमें कि इंडिया भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। सपोज यूएस ईरान डील हुआ था, वो पूछा था इसमें। अब फिर आईओसी मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर, राइट, तो वो भी आया हुआ है। लास्ट आप फ्यू ईयर्स का क्वेश्चन देखिए, ये सब आया हुआ है। फिर एक तो हुआ ये नेबरिंग रिलेशन, और दूसरा हुआ कुछ ग्लोबल एरिना पे इंपॉर्टेंट चीज अगर चल रहा है एंड दैट इम्पैक्ट्स इंडिया अ लॉट, सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द क्वेश्चन ऑल्सो। थर्ड पॉइंट इज WTO या UNSC से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन है जो फोरम्स होते हैं ना, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, SCO, अभी हाल के 4-5 ईयर्स के क्वेश्चंस अगर आप देखो तो बिम्स्टेक पूछ चुका है, ब्रिक्स पूछ चुका है। तो ये इसलिए क्योंकि उसी समय पे समिट हुआ था, तो ये सब चीज़ें आपको जानना है। जैसे कि कोविड के टाइम पे रसिया ने ऑनलाइन ब्रिक्स समिट ये किया था, होस्ट किया था। फिर इंडिया का ये मीन्स ब्रिक्स समिट होस्ट करने की बारी थी। इंडिया कब कब होस्ट किया ब्रिक्स का अगर क्वेश्चन आए, एटलीस्ट आपको ये सब फोरम का ना, ब्रिक्स का, बिम्स्टेक का, SCO का, एशियान का, क्वाड का, अच्छे से यू हैव टू बी नॉलेज कि कौन इसके मेंबर है, कौन कौन कंट्री, कब स्टार्ट हुआ है, एटलीस्ट स्टार्ट नहीं हुआ तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हाल का मीटिंग कहाँ हुआ है, इंडिया में कब हुआ। सपोज क्वाड पूछ दिया, तो अगर आपको वर्ल्ड मैप नहीं भी बनाना आता है, मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की हूँ, मैं ये सब वर्ल्ड मैप से शो कर देती हूँ। अगर आपको वर्ल्ड मैप नहीं भी बनाना आता है, आप उसको क्या करो, जैसे क्वाड आया, आप एक क्वाड्रिलेटरल डाल दो और वहाँ पे चारों कंट्री को मेंशन कर दो। अब वर्ल्ड मैप में इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे किसको मेंशन करें। जैसे यहाँ पे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया को कैसे हम मेंशन करें, दैट यू हैव टू नो। क्वाड का अगर आप मेंबर जानोगे कौन है तो आप ये भी शो कर दोगे, राइट। सो ये हो गया इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित क्वेश्चन। मेनली 3-4 टॉपिक्स थे, एक नेबरिंग कंट्री, दूसरा जो ग्लोबल एरिना में इंपॉर्टेंस चल रहा है, तीसरा WTO एंड UNSC, एंड द फोर्थ वन इज द फोरम, दैट इज ब्रिक्स, बिम्स्टेक, SCO, ये सब हो गया। थर्ड वन आया द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेटिस्टिक्स, जिसको अगर आप कर लोगे दैट विल फेच वेरी गुड मार्क्स, राइट। ओके, तो स्टेटिस्टिक्स में क्या करना है, आपको कहीं और से नहीं सॉल्व करना है, मेनली आपको करना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिहार के हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है स्टैटिस्टिक्स का। फर्स्ट थिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेकेंड थिंग वो जो 4 क्वेश्चन आते हैं उसमें से कौन सा आपको बनाना है, दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने क्या गलती कर रखा है, मैं 2 बार मेरा इस कारण से मैं 63rd और 64th में 12 नंबर से मेरा चयन नहीं हुआ। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की होते हुए बिल्कुल सही स्टैट बनाई, लेकिन जब मैं RTI से क्वेश्चन आंसर शीट मंगवाई तब मैंने ये देखा कि ये तो बहुत बड़ा ही डिफरेंट, बस आपका सिनेरियो है, आपका नज़रिया है कि आप कौन क्वेश्चन को चूज़ करते हो। इसमें होता क्या है कि सपोज कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसमें आपको डेटा दिखता ही नहीं है ठीक से, 3.456 होना चाहिए कि 3.56 होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन देता है BPSC। पिछले साल 1-2 साल से थोड़ा कम दे रहा है पर देता है। तो अगर आप उसको बनाने लगो ना, आपका स्टेप पूरा सही भी है, फाइनल आंसर अगर गलत है ना वो लोग कट कर देते हैं। और मैं ऐसा क्वेश्चन 2 बार अटेम्प्ट कर चुकी थी, 63rd में भी 64th में भी। तो आपको इसी तरह से इम्प्रोवाइज करना है, वैसा क्वेश्चन आप नहीं लीजिए। अकॉर्डिंग टू मी पाई चार्ट का डेटा हमेशा ही क्लियर कट होता है, आप उसका बहुत प्रैक्टिस करिए, एक क्वेश्चन तो आपका क्लियर है। और बाकी बार ग्राफ वगैरह जिसका आपको डेटा सही दिखे ना, आप मोस्टली वही क्वेश्चन देखिए। जैसे मेरा पूरा स्टेप सही था, फाइनल आंसर गलत था, वो लोग नहीं देते हैं मार्किंग, वो पूरा कट करके 1 या 2 नंबर दे देते हैं। और जो दूसरा है कि आपका स्टेप गलत है और फाइनल आंसर सही लिख दो, ये भी बहुत धारणा होता है कि सही दे देंगे, ऐसा नहीं है। BPSC बदल चुका है, आपको स्टेप्स और फाइनल आंसर दोनों ही बिल्कुल सही होने चाहिए। और एक और है कि लोग बोलते हैं कि 36 मार्क्स का होता है ना स्टैट, तो 36 में 36 दे देगा अगर सही बनाएंगे तो। मैंने RTI से 3 बार मंगवाया हुआ है, मैं देखी हूँ वो कुछ क्वेश्चंस में कंप्लीट देते हैं आपका। अपार्ट फ्रॉम स्टेप्स एंड फाइनल मार्क्स सही होते हुए भी कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 9 में से 9 मिलेगा, ठीक है। आपको हो सकता है वो 7 दे दे क्योंकि आपने जिस स्टेप्स को फॉलो किया सपोज उनके माइंड में कुछ और हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये नहीं मानिए आपकी आप दोनों स्टार्ट करके आप टारगेट पहले से किए रखिए कि आपका 72 तो फिक्स हो गया। डोंट फिक्स दैट थिंग, आपको बस सही से बनाना है। हाँ ये है कि आपको 9 में से 7, 8 दे देते हैं, कभी कभी 6 भी देते हैं अगर आपका दोनों चीज़ सही है तो, राइट। सो ये आपको करना है सही से और गलत डेटा वाले क्वेश्चन को चूज़ नहीं करना है।
और मैंने ये RTI से मंगवाया, उसमें ये सब चीज़ों का मैंने अच्छे से देखा है। एक चीज़ और होता है आंसर सीट में, जब RTI से मंगवाई हूँ, बहुत ज़्यादा ये सब न्यूज़ में भी रहता है कि मार्क्स कट करके, 2 एग्जामिनर होते हैं तो 19 कट करके 18 दे दिए या 19 कट करके 21 कर दिए, तो ये होता है। ये मैं 3 बार मंगवाई, सब बार में है और ऐसा होता है। आप इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ना ध्यान दें कि वो क्या कर रहे हैं, आपको बस अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा करना है, राइट। सो ये GS 1 का हो गया। नाउ GS 2। GS 2 में फिर से 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 इज़ पॉलिटी, सेक्शन 2 इज़ इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड सेक्शन 3 इज़ साइंस एंड टेक, राइट। सो अगर सेक्शन 1 की बात करें, पॉलिटी, बहुत ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हो आप इसमें, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल टाइप आएगा। एटलीस्ट 2 तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। जनरली ऐसा होता है, 4 में से 3 बनाना होता है और कभी कभी 5 भी दे देते हैं। जनरली आपको 4 में 3 बनाना होगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लक्ष्मीकांत इज़ द ओनली मीन्स की सोर्स ऑफ पॉलिटी, तीनों ही स्टेजेस के लिए, प्रीलिम्स, मेन एंड इंटरव्यू के लिए। एक तो कि लक्ष्मीकांत को आपको फॉलो करना है, उसमें भी आपको क्या ज़्यादा पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है। पूरे बुक को ऐसा नहीं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, कुछ टॉपिक को पढ़ लिए और बाकी चैप्टर को आपने छोड़ दिया। उसमें ज़्यादा चैप्टर है, आई नो दिस फैक्ट, यू पीपल ऑल्सो नो दिस, बट द मेन थिंग इज़ दैट कि आपको क्या करना है, जो मेन टॉपिक है, जैसे गवर्नर, प्रेसिडेंट, इनसे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। पिछले 5 साल में 2 बार पूछ चुका है गवर्नर। DPSP आता है। एक तो आपको गवर्नर प्रेसिडेंट वाला एस्पेक्ट पूरे अच्छे से क्लियर रखना है, और अगर ये पूछे गवर्नर का तो आपको रिसेंट में कहाँ पे प्रेसिडेंट रूल वगैरह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है BPSC के लिए, कहाँ लगा है ये आपको बताना है। अगर आपको ईयर पता हो कि 2016 में हाल में कहाँ लगा है, 17 में कहाँ लगा है, बिहार में कब लगा था, बिहार में कितनी बार गवर्नर के मतलब कि ये तो प्रेसिडेंट रूल लगाने में रोल रहा है, तो वो सही रोल था या उनका पार्टीशन रोल था, ये सब चीज़ों को आप वहाँ पे अच्छे से मेंशन कर सकते हो। खास करके प्रोडक्टिव वे में आप करो तो ज़्यादा सही होता है। और प्रेसिडेंट का भी जैसे अभी हाल में क्वेश्चन आया था, तो आपको ये दोनों बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। फिर गवर्नर के जो पावर्स होते हैं, वो सब पावर्स को भी अच्छे से करना है। एक एस्पेक्ट ये हुआ। दूसरा हुआ DPSP, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो DPSP और उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे हुआ ये पूछा। अगर वहाँ पे नहीं भी पूछा बिहार का पार्ट, फिर भी आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल के तहत बिहार में ये लागू किया गया। जैसे लिकर बैन हुआ बिहार में, तो किस आर्टिकल के तहत हुआ, और इसके आपको तीनों ही गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल, सोशलिस्ट, तीनों के तीनों आपको बताना है अच्छे से। और उसके बाद मुझे ये आर्टिकल वाइज पूरा याद है, तो मैं पहले पूरा आर्टिकल वाइज लिख देती थी। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ, इम्प्लीमेंटेशन बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट दोनों, उसी में स्टेट का भी ऐड कर देती थी। कम से कम 9-10 मैंने पॉइंट बनाया हुआ है। ग्रेटर एडजुटेंट का जो ये हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है, उसके बारे में आप लिख सकते हो, कौन से आर्टिकल से संबंधित है। ये सब DPSP का ही तो इम्प्लीमेंटेशन है। फिर आप डॉल्फिन का जो सेंचुरी बना, लिकर बैन से रिलेटेड, ये सब आप बता सकते हो। सेंटर का भी जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, यू हैव टू नो। सो DPSP, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, गवर्नर, प्रेसिडेंट। अनदर वन इज द इलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन रिलेटेड बहुत सारे चीज़ पूछते हैं, जैसे एक बार एपिक पूछ चुका है, और उसके जो भी हाल में अगर हुआ है तो वो हो गया। फिर रीजनल पार्टी, उसी को थोड़ा डिफरेंट वे में पूछ दिया एक बार, टू मेनी पार्टीज़, तो उससे संबंधित बात वही हुआ। रीजनल पार्टी बहुत है और उनका सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या असर पड़ता है, अगर रीजनल पार्टी का प्रोडक्टिव क्या, पॉजिटिव क्या, निगेटिव, यू हैव टू नो दिस, ये वाला। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म भी आपको अच्छे से जानना है। इसी प्रकार आपको जो मेन है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन कुछ डिफरेंट, जैसे प्रेशर ग्रुप पूछ दिया था, पहले नहीं पूछा था, तो अगर आप प्रेशर ग्रुप नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं बना पाओगे, लेकिन वो बहुत ईजी है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो दूसरे चैप्टर है ना लक्ष्मीकांत के, उसको भी थोड़ा फोकस कर लो, और न्यूज़ में क्या चल रहा है पॉलिटी से संबंधित, यू हैव टू नो दिस। एग्रीकल्चर बिल जैसे अभी 3 आया, तो हो सकता है कि इसको आपको पॉलिटी में पूछते, हो सकता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। कभी कभी ये भी होता है कि इन सब एस्पेक्ट को वो पेपर 1 के सेक्शन 2 में पूछते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन एंड करंट अफेयर रिलेटेड, राइट। सो ये पॉलिटी का बात हो गया। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पोर्शंस के लिए आप कंबाइंडली पढ़ सकते हो, इसका कोई बहुत बिल्कुल ही अलग से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका आप मेन चीज़ें कर लो। और मैं इसका नोट्स वगैरह नहीं बना पाती थी, तो मैंने यहाँ पे
कोचिंग संस्थान का नोट्स का लिया, मैंने आस्था का नोट्स लिया था, और अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, पॉवर्टी, अब पॉवर्टी से रिलेटेड ही दूसरे चीज़ें भी पूछ सकता है, मतलब फूड सिक्योरिटी, ये सब। फिर तो मुझे वो बहुत प्रोडक्टिव लगा। अगर आपको खुद आप नोट्स बना पा रहे हो देन इट्स ओके। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एग्रीकल्चर, सब्सिडी, ये सब चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए, और इससे रिलेटेड फैक्ट्स वगैरह भी देख लीजिए। ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हो गया। फिर मॉनसून वगैरह भी पूछता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और थर्ड सेक्शन इज साइंस एंड टेक, राइट। साइंस एंड टेक में आप क्या क्या पढ़ोगे? न्यूक्लियर एनर्जी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, पॉल्यूशन, इसरो एंड सेवरल अदर, जैसे फ्लड एंड ड्रॉट भी पूछ देता है। ये सब तो हुआ। और साइंस एंड टेक के लिए भी मैंने वही नोट्स फॉलो किया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं नोट्स बनाऊं। मैं जनरली बुक से पढ़ी हूँ या फिर नोट्स बना कर पढ़ी हूँ, लाइक दैट। तो इसके लिए इन तीनों ही चीज़ों के लिए, मीन्स पेपर 2 के तीनों के लिए या फिर पेपर 1 के लिए, आपको ओवरऑल क्या करना है ना, कि जो मैं ओवरऑल बुक लिस्ट का एक बार फिर से आपको रिकॉल कर दूं। एक तो बिहार से रिलेटेड अरिहंत या क्रॉन आपको देखना है, क्योंकि आपको बिहार का फैक्ट्स डालना ही डालना है। और जैसे साइंस एंड टेक में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं ना, कहाँ पे कहीं पे यूरेनियम से रिलेटेड न्यूज़ में रहा है, या फिर जैसे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का आर्सेनिक, फ्लोरीन, ये सब आयरन से संबंधित कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में आ गया हो, तो इन सब से संबंधित भी क्वेश्चन पूछता है। और जैसे एनर्जी रिसोर्सेज का भी पूछ दिया, फिर कन्वेंशनल एनर्जी, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग, तो ये सब पॉल्यूशन के एस्पेक्ट हो गए। अभी 65th और 66 में आप देखोगे ना, तो बहुत क्वेश्चन पूछा है कोविड से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि न्यूज़ में है बिल्कुल, तो आपको न्यूज़ आइटम को तो बिल्कुल ही अच्छे से देखना है। कोविड से रिलेटेड जो एस्पेक्ट पूछा, तो मैंने क्या यहाँ पे किया, जैसे कोविड से रिलेटेड पूछा, इसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, सपोज सोशल में क्या होगा, समाज में उससे क्या मुश्किलें आएंगी। जैसे सबसे ज़्यादा तो माइग्रेंट वर्कर ही प्रभावित हुए ना, माइग्रेंट वर्कर प्रभावित हुए, महिलाएं प्रभावित हुई। जैसे एक टर्म इससे रिलेटेड है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ओल्ड एज, कि बुजुर्ग लोग जो घर से बाहर निकल पाते थे वो अब नहीं निकल पाते हैं, कोविड के कारण नहीं निकल पाए, तो उनको जो प्रॉब्लम हुआ। तो ये सब टर्मिनोलॉजी आप डाल सकते हो। और ये हो गया, जैसे आप इसके सोशल सिनेरियो अलग से लिख दो, इकोनॉमिक अलग से लिख दो। कोविड का जब आया ना, तो मैंने इनफैक्ट उसका मैंने विज़न से ये सब अच्छे से कर रखा था। अगर आप सोर्सेस की बात करो तो आप अच्छे से, अगर जिस समय भी मेन होने वाला हो उसके पहले का, मैं क्या करती थी कि आप उसके पहले का अप्रोक्स 1 ईयर का लो, और हर बार 10-12 टॉपिक्स ना, पूरा मंथ का विज़न आपको नहीं पढ़ना है फॉर मेन। अगर आप बीपीएससी के लिए सिर्फ कर रहे हो ना, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है। 10-12 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसको अलग करिए, आप उसको पढ़िए, वही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कोविड का कंप्लीट सिनेरियो मैंने विज़न से कर रखा था। और मैं दृष्टि मैगजीन भी पढ़ती हूँ, मैं किसी टॉपिक को उससे पढ़ती हूँ, कभी कभी इससे पढ़ती हूँ। तो मेरे पास मतलब कोविड में डालने के लिए बहुत सारे कंटेंट्स थे। मैंने इनफैक्ट जब कोविड का क्वेश्चन बनाया, तो उसका जो वायरस का पिक होता है, स्पाइक प्रोटीन और क्या क्या, मैंने वो भी बनाया। मैंने पूरा वर्ल्ड मैप बनाया, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो मेरे पास ये पॉजिटिव है। आप भी डिफरेंट वे में फॉलो कर सकते हैं। मैंने पूरा वर्ल्ड मैप बना के कहाँ पे कोविड स्टार्ट हुआ, जैसे कहाँ ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, इंडिया, ब्राज़ील, ये सबको मैंने उसमें बना के और उसको फिर मार्क कर दिया, थोड़ा लाइनिंग या क्रॉस वॉट एवर यू वांट। सो ये सब चीज़ें आपको सही से देना है। और थर्ड, इंटरव्यू की, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको अच्छे से करना है प्रिपेयर इंटरव्यू के लिए। मोस्टली जैसे आप अभी क्या कर रहे हो, मैं जैसे अभी पीएचडी कर रही हूँ, तो आप अभी क्या कर रहे हो वो देखना है, आपका ऑप्शनल क्या है वो देखना है, आपका ग्रेजुएशन किस चीज़ से है वो देखना है, और करंट अफेयर और बिहार से संबंधित ये तो देखना ही है। सपोज़ मेरे से जो पूछा गया प्रश्न, तो 30 से 32 क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। पीएचडी से संबंधित 9-10 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी ऑप्शनल से संबंधित फिर से 8-9 क्वेश्चन यू कैन टेल। और फिर उसके बाद करंट अफेयर, उस समय जैसे यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को
प्रेसिडेंटशिप दिया गया था, तो उससे रिलेटेड मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड 5 प्रिंसिपल हमारे प्रधानमंत्री ने दिए थे, ठीक है। तो वो मेरे से पूछा गया, तो मैं उसको कॉन्फिडेंटली बता रही थी। तो जब मैं 2 ही बताई, वो लोग को लग जाता है कि आपको आ रहा है, तो वो क्वेश्चन फिर चेंज कर देते हैं। फिर मेरे से सागर पूछा गया, इंडियन ओशन से संबंधित। फिर मतलब इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर करंट अफेयर का अलग हुआ, बिहार से क्वेश्चन, इस तरह से इंटरव्यू का क्वेश्चंस आता है। और आपको मेनली आपका कॉन्फिडेंस लेवल करना है, और आपका लक भी बहुत डिपेंड करता है फॉर इंटरव्यू एक्चुअली। और बहुत सारे बोर्ड अलग अलग मार्क्स देते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा लक भी होता है। कुछ बोर्ड्स बहुत मार्क्स दे रहे हैं, कुछ बोर्ड्स कम दे रहे हैं, वो आपका टाइमिंग कैसा है, पर उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको तो प्रिपेयर अच्छे से करना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर ओवरऑल स्ट्रेटजी। और उसमें आपको मेन प्रीलिम्स पे अभी आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगला एग्जाम तो 67 बीपीएससी का आने वाला है 12 दिसंबर को। और एक चीज़ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी, इस पूरे के पूरे मेरे प्रिपरेशन की जर्नी जो भी थी, आपको बहुत सारे सराउंडिंग्स में या फिर रिलेटिव्स में मिलेंगे ऐसे मीन्स नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बहुत लोग आपको डिस्करेज करेंगे। आपको उन सब चीज़ों से बचना है। आपको ओवरऑल चीज़ें क्या करना है, आपको मतलब मोरल आपका बहुत स्ट्रांग रखना है, आपको मेंटल स्टेबिलिटी बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इन सब चीज़ों से बचना है। और अगर आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आपने ठान लिया आपको कैरी ऑन करना है, तो आप उसको बिल्कुल करोगे और आपको पॉजिटिव लोग भी मिल जाएंगे। जैसे मुझे भी कुछ लोग बहुत पॉजिटिव मिल गए जिनका हेल्प मुझे मिला। और बाकी आपको जो भी जहाँ से भी लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपके प्रिपरेशन में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, यू कैन स्किप उन सभी लोगों को जितना हो सके। आप अभी प्रिपेयर करिए, बिलीव मी, आपका अगर एग्ज़ाम हो जाएगा सब ठीक हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दोज थिंग, जस्ट बी पॉजिटिव and you can prepare very well. So all the best for next exam. Thank you.